क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और अतीत से एक गहरा जुड़ाव महसूस किया है? उन अनगिनत पीढ़ियों से जिन्होंने इन्हीं तारों को देखा, सपने देखे, निर्माण किया और रचना की। आज हम अंतरिक्ष में नहीं बल्कि समय में यात्रा कर रहे हैं, वापस मानव जाति के पहले महान शहरी प्रयोगों में से एक सिंधु घाटी सभ्यता में। 4500 साल पहले फली फूली यह सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, मानव सामाजिक संगठन में एक मॉन्यूमेंटल लीप को दर्शाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो एपिक कविताओं या शाही फरमानों में नहीं लिखी गई, बल्कि इसके शहरों की शांत, व्यवस्थित ईंटों और इसकी मुहरों पर मौजूद एनिग्मेटिक प्रतीकों में लिखी गई है। इस प्राचीन मावल को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप पर शहरी जीवन की बहुत नींव में एक यात्रा है। आप में से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस सभ्यता का डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ज्ञान की प्यास से प्रेरित हैं, तो हड़प्पा वासियों की खोज ह्यूमन इंजेन्युइटी और रेसिलियंस पर एक हम्बलिंग पर्सपेक्टिव देती है। ये हमें याद दिलाता है कि ग्रीक्स और रोमन्स से बहुत पहले कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बड़े पैमाने पर सैनिटेशन, ट्रेड और सिटी प्लानिंग की समस्याओं से निपट रही थीं। तो उन्होंने यह कैसे किया? मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसी जगहों में कौन से रहस्य बंद हैं? हम कॉस्मिक क्लैरिटी की तलाश में निकलने वाले हैं, इस प्राचीन संस्कृति के यूनिवर्स की खोज करेंगे। पुरानी किताबों को भूल जाइए, हम इस खोई हुई दुनिया को फिर से जीवंत करने जा रहे हैं। आइए उन 8 जरूरी बातों को जानते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले कि हम और अंदर जाएं, चलिए स्पेस और टाइम में अपनी जगह देखते हैं। हम इसे अक्सर इंडस वैली सभ्यता कहते हैं, लेकिन इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम हड़प्पा के नाम पर रखा गया है, जो 1920s में खुदाई की गई पहली साइट थी। इसे ऐसे समझो जैसे किसी नए खोजे गए स्टार को उस ऑब्जर्वेटरी का नाम देना जिसने उसे खोजा था। ये सभ्यता रातों रात नहीं बनी थी, ये धीरे धीरे विकसित हुई। हम इसकी कॉस्मिक टाइमलाइन को 3 अलग अलग फेजेस में बांट सकते हैं। अर्ली हड़प्पन, जो लगभग 3300 से 2600 BCE तक थी, जहां शहरीकरण की नींव रखी गई। मैच्योर हड़प्पन, जो 2600 से 1900 BCE तक थी, इसके शानदार शहरों का सुनहरा दौर। और लेट हड़प्पन, जो 1900 से 1300 BCE तक थी, यह बदलाव और आखिर में पतन का समय था। अब इसे उस समय के सेलेस्टियल मैप पर रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता इंडस नदी और अब गायब हो चुकी घग्गर हकरा नदी प्रणाली के बेसिन में फली फूली, जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। यह दूसरी महान सभ्यताओं के समकालीन थी, जैसे कि आधुनिक इराक में मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र। इन 3 महान संस्कृतियों को एक ही कॉस्मिक नेबरहुड में दूर स्थित सितारों की तरह सोचो, जो एक दूसरे से परिचित थे, शायद एक दूसरे से लाइट या उनके मामले में सामान और विचार वास्ट दूरियों से बदलते थे। वे पृथ्वी पर मानव उपलब्धि के पहले ग्रेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा थे। हर महान सभ्यता के अपने चमकते केंद्र होते हैं, संस्कृति और शक्ति के उसके शानदार हब। हड़प्पा वासियों के लिए ये उनके बारीकी से प्लान किए गए शहर थे। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदारो, यानी मृतकों का टीला, ये दोनों जुड़वां राजधानियां सबसे फेमस हैं। ये अपने समय के बड़े शहर थे, फैले हुए शहरी लैंडस्केप जो नागरिक जीवन की उनकी समझ को दिखाते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी थी और इसमें कई और महत्वपूर्ण शहर भी थे। गुजरात, इंडिया में हमें लोथल मिलता है, एक पोर्ट सिटी जिसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे कुछ लोग टाइडल डॉकयार्ड मानते हैं। ये उनकी समुद्री शक्ति और दुनिया से उनके कनेक्शन को दिखाता है। बस्तियों के इस कॉस्मिक मैप में आगे बढ़ते हुए हम धोलावीरा को देखते हैं, जो गुजरात में ही है और अपनी शानदार जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसमें बड़े बड़े जलाशय हैं जो आज के इंजीनियरों को भी ईर्ष्या करा सकते हैं। और फिर हरियाणा, इंडिया में राखी घड़ी है, जो सबसे बड़े झात हड़प्पा स्थलों में से एक है, जिसकी चल रही खुदाई इस सभ्यता के पैमाने और जटिलता के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखने का वादा करती है।
हर साइट छोटे से छोटे गांव से लेकर सबसे बड़े शहर तक एक डेटा पॉइंट है, एक बड़े पहेली का एक टुकड़ा जिसे आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी जोड़ रहे हैं, जिससे हमें इस प्राचीन मानव सभ्यता की पूरी सीमा और विविधता को समझने में मदद मिलती है। जब आप ब्रह्मांड को देखते हैं तो आपको अराजकता से व्यवस्था उभरती हुई दिखती है, ग्रहों की सुंदर कक्षाओं से लेकर आकाश गंगाओं की संरचना तक। हड़प्पा वासियों ने अपने शहरों पर भी इसी सिद्धांत को लागू किया। उनकी शहरी योजना किसी क्रांति से कम नहीं थी। सड़कें लगभग एकदम ग्रिड पैटर्न में बिछाई गई थीं, जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं, कुछ आधुनिक मैनहट्टन की तरह। यह कोई संयोग नहीं था, यह जानबूझकर की गई परिष्कृत योजना का परिणाम था। मोहनजोदाड़ो जैसे शहर आमतौर पर दो भागों में बटे होते थे। एक ऊंचा पश्चिमी गढ़, जहां शायद सार्वजनिक इमारतें और कुलीन वर्ग रहते थे, और आम जनता के लिए एक बड़ा निचला शहर। ये भौतिक विभाजन उनकी सामाजिक संरचना के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन असली प्रतिभा विवरणों में छिपी है, उन प्रणालियों में जिन्होंने जीवन को आरामदायक और स्वच्छ बनाया। उन्होंने दुनिया की सबसे पहली और सबसे उन्नत स्वच्छता प्रणालियों में से एक को इंजीनियर किया। मुख्य सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां थीं, जो अलग अलग घरों से छोटी नालियों से जुड़ी थीं, जो रहने वाले क्षेत्रों से गंदे पानी को दूर ले जाती थीं। जरा सोचिए, ढकी हुई नालियां 4500 साल पहले। उनके घर मानकीकृत पकी हुई ईंटों से बने थे, बड़े पैमाने पर उत्पादन का एक अजूबा। अक्सर उनमें निजी कुएं और बाथरूम होते थे। यह सिर्फ इमारत बनाना नहीं था, यह एक ऐसा वातावरण बनाना था, एक जटिल कार्यात्मक जीव जो हजारों निवासियों के लिए डिजाइन किया गया था। इन शानदार शहरों को क्या चीज चलाती थी? एक तारे की तरह जो हाइड्रोजन जलाता है, हड़प्पा सभ्यता एक मजबूत और विविध अर्थव्यवस्था से चलती थी। इसके मूल में एक मजबूत कृषि आधार था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ बाढ़ के मैदानों ने उन्हें गेहूं, जौ, मटर और कपास उगाने की अनुमति दी। दरअसल वे कपास उगाने वाले शुरुआती लोगों में से थे, एक ऐसी चीज जिसने हजारों सालों तक दुनिया के इतिहास को आकार दिया। उन्होंने इस कृषि अधिशेष का उपयोग, जिसे हड़प्पा में मिले मैसिव ग्रैनरीज में रखा जाता था, अपनी शहरी आबादी को खिलाने और व्यापार के आधार के रूप में किया। यही वह ईंधन था जिसने उनके समाज के इंजन को चालू रखा। लेकिन वे सिर्फ किसान नहीं थे। हड़प्पावासी कुशल कारीगर और निडर व्यापारी थे। उनके शहर उद्योग के केंद्र थे, जहां एक्सक्विजिट पॉटरी, कार्नीलियन और अन्य सेमी प्रेशियस स्टोन्स से बने इंट्रिकेट बीड वर्क और तांबे और कांसे में फाइन मेटल वर्क का उत्पादन होता था। और उन्होंने इन खजानों को अपने तक ही सीमित नहीं रखा। लंबी दूरी के व्यापार के सबूत अकाट्य हैं। हड़प्पा की मोहरें और मोती मेसोपोटामिया तक पाए गए हैं, जो फारसी खाड़ी के पार एक जीवंत समुद्री व्यापार नेटवर्क का स्पष्ट संकेत है। वस्तुओं का यह आदान प्रदान विचारों का भी आदान प्रदान था। प्राचीन संस्कृतियों के बीच एक ब्रह्मांडीय बातचीत। जब हम एंशिएंट सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं, इजिप्ट से रोम तक, तो हमें एक जाना पहचाना पैटर्न दिखता है। ताकतवर किंग, फेरो और एम्परर, जिनकी बड़ी बड़ी कब्रें और शिलालेख उनकी कहानियां बताते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें एक अजीब अनोखी चीज दिखाती है। अपने शहरों को बनाने और ट्रेड को मैनेज करने के लिए जिस गजब के ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, उसके बावजूद हमें राजाओं या राजशाही का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। वहां न तो कोई बड़े महल हैं, न खजाने से भरी शाही कब्रें हैं, न ही राजाओं की कोई मूर्तियां हैं। इसकी वजह से एक गहरा और दिलचस्प सवाल उठा है। इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को कैसे चलाया जाता था? क्या इसे कुछ एलीट लोगों की परिषद चलाती थी, शायद व्यापारी या पुजारी, या फिर यह अलग अलग सिटी स्टेट्स का कलेक्शन था जिनकी संस्कृति एक जैसी थी लेकिन कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी? ये पहेली तब और गहरी हो जाती है जब हम एक बड़े एरिया में गीजब की एकरूपता देखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनकी वजन और माप की प्रणाली है। आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों किलोमीटर में फैले सैकड़ों साइट्स पर चर्च से बने पूरी तरह से स्टैंडर्ड क्यूबिकल वजन मिले हैं।
इसका मतलब है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव या इकोनॉमिक कंट्रोल बहुत अच्छा था। और फिर है इंडस स्क्रिप्ट, जो हजारों छोटी सील पर पाए जाने वाले सिंबल का एक सुंदर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसे अभी तक समझा नहीं गया है। ये एक गूंगी भाषा है जिसमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन, विश्वासों और पहचान के राज छिपे हैं। ये ऐसा है जैसे हमें किसी एलियन सिविलाइजेशन से एक डिटेल्ड मैसेज मिला हो जिसे हम अभी तक ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं अभी तक। हड़प्पा के लोग क्या मानते थे? वे किस चीज को महत्व देते थे? बिना किसी समझी हुई स्क्रिप्ट के किसी सभ्यता की आत्मा को जानना, सच कहूं तो एक दूर के ग्रह की संरचना को केवल एक टेलीस्कोप का उपयोग करके समझने जैसा है। हमें उनके पीछे छोड़ी गई रोशनी, प्रतीकों और कलाकृतियों की व्याख्या करनी होगी। आपको पता है, महिला आकृतियों की कई टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं और यह वास्तव में एक मातृ देवी की पूजा का सुझाव देता है। उर्वरता और जीवन का प्रतीक, जो शुरुआती कृषि समाजों में एक बहुत ही आम विषय है। जानवरों के रूपांकन भी अविश्वसनीय रूप से आम है, खासकर उनकी मोहरों पर। एक सींग वाला बैल या एक सींग वाला बैल सबसे अधिक बार दिखाई देता है, हाथियों, बाघों और गैंडों के ठीक बगल में। क्या ये पवित्र जानवर थे, कबीले के टोटेम थे, या खैर कुछ और ही थे? और यह सब काम और पूजा ही नहीं था, उन्होंने खेलने के लिए भी समय निकाला। पुरातत्वविदों ने कई तरह के खिलौने खोजे हैं, जैसे छोटी गाड़ियाँ, पक्षियों के आकार की सीटी और कंचे, जो हमें हड़प्पा के बच्चों के जीवन की एक मार्मिक झलक देता है। लेकिन शायद उनकी संस्कृति से संबंधित सबसे रहस्यमय संरचना मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ है। यह बेदाग, वाटरप्रूफ आइंट की संरचना, जो एक बड़े स्विमिंग पूल जैसी दिखती है, निश्चित रूप से मनोरंजक तैराकी के लिए नहीं थी। इसका केंद्रीय स्थान और स्मारकीय प्रकृति वास्तव में बताती है कि इसका उपयोग महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक शुद्धि के लिए किया जाता था। एक ऐसी जगह जहां समुदाय पवित्र समारोहों के लिए एक साथ आता था। यह उनके साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए एक मौन स्मारक के रूप में खड़ा है। सभी सितारे, चाहे वे कितने भी चमकीले क्यों ना हों, आखिर में अपना ईंधन खत्म कर देते हैं और फीके पड़ जाते हैं। 1900 और 1300 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता के महान शहरी केंद्र कमजोर होने लगे। जो सड़कें कभी गुलजार रहती थीं, वे शांत हो गईं। व्यापार नेटवर्क टूट गए और उनकी संस्कृति की पहचान, जैसे लिपि और मानक वजन, गायब हो गए। हड़प्पा दुनिया की शहरी रोशनी मंद पड़ गई और आखिर में बुझ गई। क्यों? ईमानदारी से कहूं तो यह दक्षिण एशियाई आर्कियोलॉजी में सबसे ज्यादा बहस वाले सवालों में से एक है। एक सच्चा कॉस्मिक रहस्य जिसके कई मजबूत और शायद एक दूसरे से जुड़े हुए सिद्धांत हैं। यह कोई एक बड़ी तबाही वाली घटना नहीं थी, बल्कि यह धीरे धीरे और कई कारणों से हुई एक मुश्किल प्रक्रिया थी। एक बड़ा सिद्धांत पर्यावरण से जुड़े कारणों की तरफ इशारा करता है। जलवायु परिवर्तन से मॉनसून के पैटर्न बदल सकते थे, जिससे लंबे समय तक सूखा पड़ा और खेती करना मुश्किल हो गया। टेक्टोनिक एक्टिविटी से नदियों का रास्ता बदल सकता था, जिससे महत्वपूर्ण घग्गर हकरा नदी सूख गई और सिंधु नदी में भी रुकावट आई, जिससे शहरों की जीवन रेखा कट गई। दूसरे स्कॉलर्स का मानना है कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध कमजोर होने से शहरी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। आखिर में इंडो आर्यन भाषी लोगों के इस क्षेत्र में प्रवास का एक विवादास्पद सिद्धांत है, जिसने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया होगा। यह संभव है कि इन सभी कारणों के एक साथ आने से जलवायु, भूविज्ञान और मानव आवाजाही के एक सही तूफान से इस महान शहरी अध्याय का अंत हो गया। ठीक है, आप सभी फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स और स्कॉलर्स के लिए आइए इस कॉस्मिक जर्नी को आपकी परीक्षाओं के लिए एक हाई यील्ड टूलकिट में बदलें। जब प्रेशर होता है तो आपको यह जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सबसे पहले फर्स्ट्स याद रखें। हड़प्पन्स दक्षिण एशिया में पहले शहरीकरण को दर्शाते हैं। वे कपास की खेती में पायोनियर्स थे और शहरी स्वच्छता के मास्टर थे। ये हाई इम्पैक्ट फैक्ट्स हैं जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद आते हैं। दूसरा, अपने स्टार साइट्स को जानें। हड़प्पा, मोहेंजोदारो, धोलावीरा, लोथाल
और राखीगारी को एक मैप पर लोकेट कर पाएं और उन्हें उनकी खास विशेषताओं से जोड़ पाएं। मोहेंजोदारो को ग्रेट बाथ से, लोथाल को डॉकयार्ड से, धोलावीरा को वाटर मैनेजमेंट से। तीसरा, उनके शहरीकरण की खास विशेषताओं पर ध्यान दें। ग्रिड प्लान, पकी हुई ईंटें, सिटाडेल लोअर टाउन डिवीजन और खासकर एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। ये डिटेल्स वास्तव में सभ्यता की सोफिस्टिकेशन को दर्शाते हैं। चौथा, इंडस स्क्रिप्ट। यहाँ मुख्य बात यह है कि यह अभी भी अनडिसाइफर्ड है। यह एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। साथ ही एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के सबूत के तौर पर स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स को याद रखें। आखिर में डिक्लाइन पर सवालों के लिए सिर्फ एक कारण न बताएं। दिखाएं कि आप समझते हैं कि यह क्लाइमेट चेंज और ट्रेड डिक्लाइन जैसे कई योगदान देने वाले थ्योरीज के साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। एक ही इवेंट्स के बजाय सिस्टम्स में सोचें। हम मिलेनिया का सफर करके आए हैं, साइलेंट स्ट्रीट्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन की कॉस्मिक मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हुए। उनके ऑर्डर्ड सिटीज से लेकर उनके अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट तक, हरप्पान्स हमारे पास्ट के बारे में हमारे विचारों को चैलेंज करते हैं और अर्ली ह्यूमन इंजेन्युइटी की इनक्रेडिबल ऊंचाइयों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का यूनिवर्स वास्ट है और अभी भी बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारी स्टोरीज डिस्कवर होनी बाकी है। जब आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन कोर कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना याद रखें जिनकी हमने चर्चा की थी। की साइट्स और उनके यूनिक फीचर्स, एग्रीकल्चर और ट्रेड का इकोनॉमिक इंजन और उनके डिक्लाइन से जुड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज। ये वो पिलर्स हैं जिन पर एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनी है। यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है जो मुझे लगता है कि नॉलेज को बहुत ही रियल तरीके से एंकर करने में मदद करता है। रिवीजन के लिए मेजर हरापन साइट्स का एक क्विक मैप बनाएं। सिर्फ नेम्स को न पढ़ें, उन्हें स्पेस में रखें। रिवर्स को स्केच करें, सिटीज़ को मार्क करें और हर एक के लिए एक की फैक्ट लिखें। क्रिएशन का यह एक्ट पैसिव नॉलेज को एक एक्टिव मेंटल मॉडल में बदल देता है जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। यह डेटा पॉइंट्स को एक मीनिंगफुल कॉन्स्टलेशन में जोड़ता है। इंडस वैली की स्टोरी सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, ये ऑर्डर, कम्युनिटी और मीनिंग के लिए एंड्यूरिंग ह्यूमन क्वेस्ट का एक टेस्टामेंट है। ये कॉस्मोस के फैब्रिक में ही लिखा है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इमर्ज होते हैं, थ्राइव करते हैं और ट्रांसफॉर्म होते हैं। यूनिवर्स ऐसी स्टोरीज से भरा है, बड़े और छोटे स्केल्स पर। क्यूरियस रहें और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में सीखते रहें।